नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, जिसका नाम है पॉलिटिकल थियरी एंड कंसेप्ट, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आपको बता दें कि ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह जो परिभाषा है वो डिमार्क के द्वारा दिया गया है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, व्यवहारवाद के 8 बौद्धिक आधार स्तंभ किसने बताए? तो व्यवहारवाद के 8 बौद्धिक आधार स्तंभ जो है वो डेविड ईस्टन के द्वारा बताया गया है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है ये जो है ग्राहम वेलास के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो कानूनी दृष्टिकोण है वो राजनीतिक संस्थाओं के कानूनी ढांचे पर केंद्रित है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार कर्म यानी कि एक्शन का क्या अर्थ है? तो उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार एक्शन का जो अर्थ होता है वो ज्ञान का क्रियान्वयन और समाज सुधार होता है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत क्या मानता है? तो राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी जो सिद्धांत है वो मानता है कि राज्य धीरे धीरे विकसित हुई एक संस्था है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। किसने कहा? तो यह जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा कैसी है? रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा वो है जो सबका भला चाहे। तो ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। लाक के अनुसार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? तो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार हैं। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आदर्शवादी विचारक हीगल के अनुसार राज्य क्या है? तो आदर्शवादी विचारक हीगल के अनुसार राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता का विधिक और वास्तविक विभाजन किसमें दिखता है? संप्रभुता का विधिक और वास्तविक विभाजन जो है संसदीय प्रणाली में दिखता है। राष्ट्रपति और पीएम में बंटवारा होता है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसका कथन है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो जॉन लॉक के द्वारा यह कथन कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रभुता के अद्वैतवाद की सबसे कड़ी आलोचना किसने की? तो संप्रभुता के अद्वैतवाद की जो सबसे कड़ी आलोचना है वो बहुलतावादियों के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में संप्रभुता पर क्या सीमा लगाई है? तो संप्रभुता पर जो इनके द्वारा सीमा लगाया गया है वो ये तीनों है: ईश्वरीय और प्राकृतिक कानून, उत्तराधिकार के नियम, परिवार और संपत्ति की रक्षा। तो डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रभुता का नाम मात्र का रूप किस देश में देखा जा सकता है? तो संप्रभुता का नाम मात्र का जो रूप है वो ब्रिटेन के सम्राट में देखा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कानून का ऐतिहासिक स्कूल किसने शुरू किया? तो कानून का ऐतिहासिक स्कूल जो है वो सेवेगनी के द्वारा शुरू किया गया था। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, प्रशासनिक कानून किस देश की कानूनी प्रणाली की मुख्य विशेषता है? तो प्रशासनिक कानून जो है दोस्तों फ्रांस की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दंड का सुधारात्मक सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो दंड का जो सुधारात्मक सिद्धांत है वो अपराधी के चरित्र में सुधार लाने पर जोर देता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। यह स्वतंत्रता की कौन सी अवधारणा है? तो यह जो है स्वतंत्रता की एक नकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा नहीं है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लास्की के अनुसार समानता का क्या अर्थ है? तो लास्की के अनुसार समानता का अर्थ होता है विशेषाधिकारों का अभाव और समान अवसर। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, प्रक्रियात्मक न्याय किस पर बल देता है? तो जो प्रक्रियात्मक न्याय होता है वो नियमों के पालन पर बल देता है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, लेजिटिमेसी शब्द की उत्पत्ति लेजिटिमस से हुई है, जो किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर ने परंपरागत सत्ता का उदाहरण किसे माना? तो मैक्स वेबर ने परंपरागत सत्ता का उदाहरण जो है राजा या पैतृक शासन को माना हुआ है। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिकल कल्चर यानी कि राजनीतिक संस्कृति क्या है? तो आपका 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, राजनीति के प्रति लोगों की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण जो है राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। ये ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, आधुनिकीकरण में लौकिकीकरण का क्या अर्थ है? तो आधुनिकीकरण में लौकिकीकरण का अर्थ होता है धर्म का राजनीति से अलग होना। ये ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत किसने दिया? तो अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत जो है वो लास्की और बेंथम के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार में जो अधिकार शामिल नहीं होता है वो संपत्ति रखने का अधिकार है। तो सी डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि आदर्शवाद को अति आदर्शवाद बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो आदर्शवाद को अति आदर्शवाद बनाने का जो श्रेय है वो हीगल को दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद और काल्पनिक समाजवाद में क्या अंतर है? तो ये तीनों इसमें अंतर है। वैज्ञानिक समाजवाद व्यवहारिक और संघर्ष पर आधारित है, काल्पनिक समाजवाद केवल सपनों पर आधारित होता है, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, गिल्ड सोशलिज्म का संबंध किस देश से है? तो गिल्ड सोशलिज्म का जो संबंध है वो ब्रिटेन से है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसका मूल आधार है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो मार्क्सवाद का मूल आधार माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पूंजीवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? तो लाभ की इच्छा को पूंजीवाद की आत्मा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, बी उपनिवेशीकरण का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो बी उपनिवेशीकरण का मुख्य लक्ष्य था एशियाई और अफ्रीकी देशों को आज़ादी दिलाना। तो ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नारीवाद के अनुसार निजी ही राजनीतिक है का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है घर के अंदर का शोषण भी राजनीतिक और सत्ता का हिस्सा है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी किन अधिकारों पर जोर देती है? तो मानवाधिकारों की जो तीसरी पीढ़ी है वो सामूहिक अधिकारों पर जोर देती है, जैसे विकास का अधिकार हो गया, पर्यावरण का अधिकार हो गया। तो बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के विरुद्ध आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? तो वैश्वीकरण के विरुद्ध आंदोलन का जो मुख्य कारण है वो स्थानीय संस्कृति और रोजगार का खतरा है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, संसदात्मक शासन में प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? तो संसदात्मक शासन में प्रधानमंत्री का जो चयन होता है वो बहुमत दल के नेता के आधार पर होता है, बहुमत दल के नेता के आधार पर उनको चुना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अमेरिका में जो कैबिनेट होता है वो केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, संघात्मक शासन में अवशिष्ट शक्तियां अमेरिका में किसके पास हैं? तो अमेरिकी जो है संघात्मक शासन है वहां पर, और अवशिष्ट शक्तियां जो है राज्यों के पास हैं। तो बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एकात्मक शासन में संविधान कैसा हो सकता है? तो एकात्मक शासन में संविधान जो है लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। तो ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मुख्य समर्थक मॉन्टेस्क्यू जो है किस देश का था? तो मॉन्टेस्क्यू जो है फ्रांस का रहने वाला था। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दबाव समूह की लॉबिंग तकनीक कहाँ सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो लॉबिंग तकनीक जो है सबसे ज्यादा अमेरिका में प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा।
43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण किसने कहा? तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण जो है ब्राइस के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? तो एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण जो है चीन माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, संसदीय समितियों का मुख्य कार्य क्या है? तो संसदीय समितियों का जो मुख्य कार्य होता है वो विधायिका के कार्यों में सहायता करना होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है न्यायालय द्वारा जनहित में कार्यपालिका को निर्देश देना। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संविधानवाद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो संविधानवाद के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो युद्ध और बाहरी आक्रमण है, आपातकाल का दुरुपयोग है, सेना का हस्तक्षेप है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो साधन है वो जनमत संग्रह है, उपक्रम है, वापस बुलाना है। ये सभी जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही साधन है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 49 नंबर प्रश्न है, अधिनायकवाद की क्या पहचान है? अधिनायकवाद की क्या पहचान है? तो एक व्यक्ति या दल का पूर्ण नियंत्रण। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोकमत के निर्माण में सिनेमा और सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? तो लोकमत के निर्माण में सिनेमा और सोशल मीडिया की जो भूमिका है ये जनमत को दिशा देने में प्रभावशाली है। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, न्याय शब्द लैटिन के जंगरे से बना है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है? तो बांधना या जोड़ना है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विकेंद्रीकरण का सबसे निचला स्तर भारत में क्या है? तो विकेंद्रीकरण का सबसे जो निचला स्तर है भारत में वो ग्राम पंचायत है। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग भारत में किसके चुनाव में होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो प्रयोग है वो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का क्या आधार है? तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का आधार होता है भूगोल या इलाका। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार ज्ञान क्या है? तो उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर सबसे अधिक बल देता है? तो जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो पर्यवेक्षण और मापन पर सबसे अधिक बल देता है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी? तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक जो है आर्थर बेटले के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत राजा को किसके प्रति उत्तरदायी मानता है? तो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वो राजा को केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी मानता है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार राज्य का अंत कब होगा? तो मार्क्स का मानना है कि राज्य का अंत जो है साम्यवाद आने पर होगा। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, शक्ति का सबसे प्रभावी रूप क्या है? तो शक्ति का सबसे प्रभावी रूप होता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाएं क्षमता, समानता, विभेदीकरण किसने बताई? तो राजनीतिक विकास की जो 3 अवस्थाएं हैं वो लिसियन पाई के द्वारा बताया गया है। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य की मान्यता प्राप्त है, यह किसने कहा है? किसके द्वारा यह कहा गया है? तो ऑस्टिन और हॉलैंड के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नकारात्मक समानता का क्या अर्थ है? नकारात्मक समानता का अर्थ होता है विशेषाधिकारों का अंत। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा।
65 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए कानून का होना क्यों आवश्यक है? तो 65 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कानून दूसरों के हस्तक्षेप को रोकता है। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, आदर्शवाद को मस्तिष्क का रोग किसने कहा? तो आदर्शवाद को मस्तिष्क का जो रोग है वो मार्क्स के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, नारीवाद की उदारवादी धारा किस पर बल देती है? तो नारीवाद की जो उदारवादी धारा है वो शिक्षा और कानूनी सुधारों पर बल देती है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, साम्राज्यवाद का आधुनिक रूप क्या कहलाता है? तो साम्राज्यवाद का जो आधुनिक रूप है वो नव उपनिवेशवाद कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ही 1948 में यूडीएचआर को अपनाया गया था। सी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भूमंडलीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं को कैसा बना दिया है? तो भूमंडलीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं को लचीला और पारगम्य बना दिया है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, कार्यपालिका की नौकरशाही को स्थायी कार्यपालिका क्यों कहते हैं? तो कार्यपालिका की नौकरशाही को स्थायी कार्यपालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि वे सेवानिवृत्ति की आयु तक पद पर बने रहते हैं। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अध्यक्षात्मक शासन में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण क्यों होता है? तो 72 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ताकि कोई भी अंग निरंकुश न हो सके। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, संघात्मक राज्य में संविधान कैसा होना चाहिए? तो संघात्मक राज्य में संविधान जो है लिखित और सर्वोच्च होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन में छाया मंत्रिमंडल की प्रथा कहाँ है? तो संसदीय शासन में छाया मंत्रिमंडल की जो प्रथा है वो ब्रिटेन में है। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, दबाव समूह सरकार के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? तो जो दबाव समूह होते हैं वो कार्यपालिका और विधायिका को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत में कौन करता है? तो राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, द्विदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो द्विदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ होता है सरकार का स्थायित्व। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लोकतंत्र का जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो व्यक्ति की विवेकशीलता और सहभागिता पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने से क्या होता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने से लोकतंत्र कमजोर होता है और अधिनायकवाद बढ़ता है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, सामाजिक न्याय का विचार किस भारतीय नेता के दर्शन में प्रमुख है? तो सामाजिक न्याय का जो विचार है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दर्शन में प्रमुख है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का विरोध करना है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं, इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति तटस्थता है। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का पृथक्करण क्या एक ही है? तो 83 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, विभाजन केंद्र राज्य के बीच है, पृथक्करण अंगों के बीच होता है। तो ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भारत में किस एक्ट से शुरू हुआ? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो था वो भारत में 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था इससे जो है शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक कौन था? तो व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक जो है GDH कोल थे। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रवाद के आक्रामक रूप को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद के आक्रामक रूप को उग्र राष्ट्रवाद या अंध राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया, यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कहा गया है? तो लॉर्ड एक्टन के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा।
88 नंबर प्रश्न है, अराजकतावाद राज्य को क्या मानता है? तो अराजकतावाद राज्य को जो है एक अनावश्यक और हानिकारक संस्था मानता है। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण की सबसे पहली पाठशाला क्या है? तो राजनीतिक समाजीकरण की पहली पाठशाला जो है परिवार है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, संविधानवाद का आधार स्तंभ क्या है? तो संविधानवाद का जो आधार स्तंभ है वो विधि का शासन और नागरिक स्वतंत्रता है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, लोकमत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लोकमत शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले रूसो के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिधित्व के क्षेत्रीय सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत का जो मुख्य दोष है वो यह कि यह स्थानीय हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रख सकता है। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति को समय से पहले कैसे हटाया जा सकता है? तो अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति को समय से पहले जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में संस्कृतियों का मिश्रण हुआ है। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पद्धति कहाँ प्रचलित है? तो सूची पद्धति जो है अनेक यूरोपीय देशों में प्रचलित है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, उदारवाद का संशोधित रूप जो राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है कहलाता है। आपको बताना है क्या कहलाता है? तो सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्लेटो के अनुसार न्याय अपने निर्धारित कार्य को करना और दूसरे में हस्तक्षेप न करना है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसने कहा है? तो यह कथन जो है टी.एच. ग्रीन के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, विधि का पालन लोग क्यों करते हैं? तो विधि का पालन लोग दंड के दर से और उपयोगिता के कारण करते हैं। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? तो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान अरस्तू के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो अपने पेपर का फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।